ये आना सागर अजमेर में है। आना सागर अजमेर में कौन है? आना सागर। चारों ओर से मरुस्थल, अब पहाड़ से घिरा हुआ, देखिए चारों ओर से क्या है? पहाड़, पहाड़ है। और ये झील कौन सा है? आना सागर। कौन झील है? आना सागर। आप जाइएगा लोग अगर कभी घूमने आना सागर में, तो वहां देखिएगा छोटे छोटे लड़के ना आटा बेचते रहते हैं, आटा का लोई बना के यहाँ का, तो वहां खरीद के मछली को खिलाइएगा। एक्चुअली जो धार्मिक तालाब हो जाते हैं उसमें से कोई मछली मारता नहीं। तो निजाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर। तो जो लोग अजमेर जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? आना सागर। और वहां मछली को दाना खिलाता है। हमको लगा कहाँ मछली होगी, एक बार हम दाना खिलाना, इतना ज्यादा मछली आए सब, मतलब दिखता आराम से वहां पे, ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं। उन सभी को बताएगी, तुम पकड़ेगा थोड़ी ना यहाँ से, नहीं समझे? तो दाना वाना खिलाते रहना चाहिए मछली उछली को। तो ये कौन सा झील है? कौन झील? आना सागर। आना सागर की झील का एग्जाम्पल है बालसन झील। कौन सा झील? बालसन झील जब सूखता है तो उसे कहते हैं प्लेया। प्लेया में नमक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, बीच में क्या है? ये चट्टान है, वो अभी नहीं टूटा है, तोड़ना है क्या उसको? कुछ समय में वो भी टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? वो से हवा द्वारा थोड़ी टूटेगा। नदिया जो पानी है, पानी उस पर मारेगा नीचे नीचे नीचे, अपर्दन करते 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 हो सकता है 100-200 साल में वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। अपर्दन करके खत्म। मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ों से गिरा हुआ झील बालसन झील सूख जाएगा तो प्लेया। सूखने के बाद उसमें बालू बचेगा और उस बालू में नमक की मात्रा रहेगी। नमक की मात्रा रहेगी क्योंकि पानी में NaCl पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सूखेगा तो क्या बच जाएगा? नमक। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा झील नमक का स्रोत होता है? प्लेया। क्योंकि जब तक बालसन सूखेगा नहीं, प्लेया बनेगा नहीं, और जब तक प्लेया ना बनने वाला है तब तक नमक मिलेगा नहीं। जल्दबाजी में आंसर मत मार दिया करो, गड़बड़ा जाएगा। नमक का स्रोत प्लेया, जल का स्रोत बालसन। देखिए आना सागर अजमेर में है। आना सागर अजमेर में कौन है? आना सागर। चारों ओर से मरुस्थल, अब पहाड़ से घिरा हुआ, देखिए चारों ओर से क्या है? पहाड़, पहाड़ है। और ये झील कौन सा है? आना सागर। कौन झील है? आना सागर। आप जाइएगा लोग अगर कभी घूमने आना सागर में, तो वहां देखिएगा छोटे छोटे लड़के ना आटा बेचते रहते हैं, आटा का लोई बना के यहाँ का, तो वहां खरीद के मछली को खिलाइएगा। एक्चुअली जो धार्मिक तालाब हो जाते हैं उसमें से कोई मछली मारता नहीं। तो निजाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर। तो जो लोग अजमेर जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? आना सागर। और वहां मछली को दाना खिलाता है। हमको लगा कहाँ मछली होगी, एक बार हम दाना खिलाना, इतना ज्यादा मछली आए सब, मतलब दिखता आराम से वहां पे, ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं। उन सभी को बताएगी, तुम पकड़ेगा थोड़ी ना यहाँ से, नहीं समझे? तो दाना वाना खिलाते रहना चाहिए मछली उछली को। तो ये कौन सा झील है? कौन झील? आना सागर। आना सागर की झील का एग्जाम्पल है बालसन झील। कौन सा झील? बालसन झील जब सूखता है तो उसे कहते हैं प्लेया। प्लेया में नमक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, बीच में क्या है? ये चट्टान है, वो अभी नहीं टूटा है, तोड़ना है क्या उसको? कुछ समय में वो भी टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? वो से हवा द्वारा थोड़ी टूटेगा। नदिया जो पानी है, पानी उस पर मारेगा नीचे नीचे नीचे, अपर्दन करते 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 हो सकता है 100-200 साल में वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। अपर्दन करके खत्म। मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ों से गिरा हुआ झील बालसन झील सूख जाएगा तो प्लेया। सूखने के बाद उसमें बालू बचेगा और उस बालू में नमक की मात्रा रहेगी। नमक की मात्रा रहेगी क्योंकि पानी में NaCl पाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सूखेगा तो क्या बच जाएगा? नमक। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा झील नमक का स्रोत होता है? प्लेया। क्योंकि जब तक बालसन सूखेगा नहीं, प्लेया बनेगा नहीं, और जब तक प्लेया ना बनने वाला है तब तक नमक मिलेगा नहीं। जल्दबाजी में आंसर मत मार दिया करो, गड़बड़ा जाएगा। नमक का स्रोत प्लेया, जल का स्रोत बालसन। पटना में तो जो आता है उसको जॉन्डिस टाइफाइड श्योर हो जाता है। हाँ, जानवर को भी हो जाता है। तो शेर जो है ना आगे से ही बस सुंदर दिखता है, बाल रहेगा और पूरा, पिछवा कुत्ता ऐसा रहेगा। और टाइगर आगे से पीछे तो पूरा बाल लंबा होता है। टाइगर इतना छोटा मत समझिएगा, ये जो पैनल देख रहे हैं ना, इससे भी लंबा होता है, यहां तक होता है, यहां से लेके यहां तक। अरे आप चिड़ियाघर में कौन शेर आएगा?
नॉर्मल पालतू। आप जंगल में जाके शेर को देखेंगे तब ना समझ में आएगा टाइगर को। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु बनाया गया अपना। टाइगर में और शेर में हर मामले में टाइगर अच्छा है। शेर और टाइगर की लड़ाई में टाइगर जीत जाएगा, बहुत पावरफुल है। शेर में खासियत क्या होता है, वो 100 शिकार के भीड़ में किसी एक को टारगेट बनाएगा और उसी को मारेगा। अगर उसके बगल से कोई दूसरा जा रहा है ना, उसको छोड़ देगा ना, एकरा टिपलो मर तो एकरे खाएंगे, अब खा जाएगा उसी को मार के। टाइगर में ऐसा नहीं, अगर लक्ष्य दूर भाग गया ना तो छोड़ के दूसरे ओर चला जाता है। इसलिए उसको जंगल का राजा कहा जाता है कि जिनको शिकार वो डिसाइड कर लिया मतलब उनको मारेगा, छोड़ेगा नहीं। आप टाइगर में क्या है, ऐसा नहीं है। टाइगर देखता है कि अरे खाने ही से ना मतलब है, अरे ओने बकरी के जगह गधा मिल रहा है एक खा जाओ, वैसा नहीं है। दूसरा टाइगर जो होता है सब वो मिल बांट के खा लेता है। शेर ऐसा नहीं करता, मारेगा और उसके बाद से उसमें अपना ना मूंछ को भिगाएगा, उसके खून में से मूंछ को भिगाएगा और उसके बाद शिकार छोड़ देगा और थोड़ा ऊंचाई पे जाके बैठ के मोछिया देखेगा अपने। समझेंगे? शेर आग से नहीं डरता है। शेर के पास आग ले जाएगा ना तो डरता है कहीं उसका मोछिया ना जल जाए। मोछ के बिना शेर अगर उसका मोछ काट देंगे ना, टेंशन से दुबला पतला बीमार पड़ जाएगा। चिड़ियाघर में एक बार किया गया, उसका मोछिया काट दिया गया, बेहोश करके मोछवा इसे काट दिया गया। यहाँ का जो दिखता है अखिया से ज्यादा दूर तो नहीं दिख सकता शेर, तो मोछ जैसे निकला रहेगा तो दिखेगा, उसको काट दिया, बेचारा बीमार रहने लगा। अब टेंशन में रह गया उसको वही सुंदरता है, नहीं समझ आया। अब जैसे कोई दाढ़ी मोछ रखता है उसका छील दीजिएगा तो वो भी टेंशन में चल जाए। जैसे हम शुरू से दाढ़ी रखते समझ में, हम ही छीलते तो अजीब नहीं लगेगा आदमी, तो वो क्या एक हफ्ता में तो निकल ही जाता है। एक बार लॉकडाउन में ना, हमको लॉकडाउन में आइडिया नहीं था, मशीन जो होता है ना दाढ़ी बनाने वाला ट्रिमर, तो अलग अलग मशीन की साइजेज अलग अलग आती है। तो हमको लगा कि 0 मतलब एकदम सबसे छोटा साइज होगा, और मार दिए 0, साफ कर दिए। क्लास लेना रहता था, अब कैसे लेगा, तो करिका पोत दिए। वो बहुत छोटा ही कर देता है। तो अभी शुरू में मारे थे इतने दूर तो पता चल गया, सोच रहा तो साफ कर दिया, तो उतना दूर पोत पात के कुछ, अब पूरा मार देंगे तो थोड़े पता आएगा। इतना दूर में अभी इधर से स्टार्ट किए थे, खलिया दिया पूरा, हमके यार तो पूरा गड़बड़ कर देगा। उधर कुछ पोत पात के तब क्लास वाला साथ में किया था। अरे बाल में नहीं मारे थे, ठीक हुआ था। नहीं, टकला होना अलग दिखता है कि हाँ भैया बाल छिलवा दिए, समझ में आ गया कि नहीं। हम लोग का जब एग्जाम आता था ना तो टीचर लोग हम लोग से कहते थे बाबू तुम लोग बाल छिलवा लो, यहाँ पे बाल छिलवा लो, नहीं तो एग्जाम के अगल बगल में अगर कहीं लाल पीला हरा के शिकार हो जाओगे तो चौपट हो जाएगा एग्जाम। तो हम लोग बाल छिलवा लेते थे और दलीदर लगते थे। तो जिसको लाल पीला हरा का मन भी रहता था, ठीक हुआ बच गई, तो दलीदर है जी। अब कोई बाल छिलवा लो तो अजीब टाइप का नहीं लगेगा। आगे बढ़े। तो शेर जो होता है जंगल का राजा क्यों कहा जाता है, समझ में गया। अब बताइए हम लोग का राष्ट्रीय पशु शेर होना चाहिए टाइगर? टाइगर बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे अखंड भारत तो अभी रहा नहीं, फ्यूचर में आने वाला होगा पाकिस्तान वगैरह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? पाकिस्तान IMF के पास लोन लेने गया है। IMF के पास क्या करने गया है? लोन मांगने गया। जितना लोन मांगने गया है ना, हाथ जोड़ जोड़ के कि कुछ कर लीजिए, उससे 3 गुना पैसा हम लोग ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिया है। सड़क उड़क बनेगा यहाँ पर। जितना लोन मांगने वो पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख के गया है, उससे 3 गुना पैसा हम लोगों ने केवल किसको दिया है? जम्मू कश्मीर को दिया, विकास के काम के लिए वहां पर। तो बेचारा क्या हाल है उसका आप सोच सकती है। IMF के पास पैसा वही रखता है, देखिए ध्यान से, IMF के से पैसा मांगना ठीक वैसा ही है जैसे कि भारत में कोई महिला अपना गहना गिरवी रख देती है। देखिएगा ना गांव में पैसा तो मंगलसूत्र गिरवी रख दिया जाता है और छोड़ाइयो नहीं पाता है लोग, पायल मंगलसूत्र कान में कहीं गिरवी रख दिया जाता है। सबसे आखिरी लाइन ऑफ क्रेडिट बोला जाता है IMF को। अब किसी देश के पास जब कुछ नहीं बचता है तब जाता है IMF के पास, नहीं तो वर्ल्ड बैंक है। IMF जो होता है इमरजेंसी फंड के लिए ही बनाया गया है उसको। यहाँ पे तो जितना पैसा मांग रहा है उससे 3 गुना हम लोग ने जम्मू कश्मीर में सड़क बनाने के लिए दे दिया। जाओ वहां पे पुल उल बन रहा है वहां पे, और उसका ख्याल है कि भारत से लड़ेगा। अरे बाबू, बाप कितना बूढ़ हो जाए ना, बापे रहता है वहां पे। यहाँ पैदा हुए हम ही लोग से बात करते हैं, 100 साल अपना नहीं पूरा कर पाएगा ये। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोलार की सोने की खान, कोलार गोल्ड
फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। रॉकी भैया समझ में गया? दिक्कत यह है कि कोलार गोल्ड फील्ड से गोल्ड खत्म हो सकता है, लेकिन KGF से यहां तो गोल्ड बन रहा है, यहां से गोल्ड निकल रहा है, यहां से गोल्ड बन रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? इसका रेट फिक्स होता है सोना का, आप लोग का कोई रेट फिक्स नहीं है। आने वाले 20-30 साल में कोई ठीक नहीं आप कहां पे रहेंगे, किसी को थोड़ी पता रहता है। अब मोदी जी जब थे अपने गुजरात में लोग चाय बेच रहे थे, किसी को थोड़ी पता था कि ये क्या जाके आगे बन जाएगी। चाहे योगी जी हो गए, APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे तब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लोग उनका मजाक बनाए होंगे अखबार बेचने वाले लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग में बहुत सारे लड़के पटना में या दिल्ली में देखिएगा टिफिन सर्विस चलती है, बहुत सारे लड़के पढ़ने वाले स्टूडेंट उस खाना पहुंचाने वाले टिफिन पहुंचाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सारे लड़के काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मतलब उसको मजाक बना लीजिएगा। हाँ, उसको कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा वही काम करेगा, आगे भी बढ़ सकता है। तो कोलार गोल्ड फील्ड किस लिए प्रसिद्ध? सोने की खदान। अच्छा, दक्षिण भारत के सोने में ऐसा कहा जाता है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। अच्छी इन द सेंस क्या है, वहां मतलब सोना मतलब मिलावट कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उत्तर भारत में थोड़ा सा चल जाता है, तो थोड़ा देख लेते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड, सोने की खदान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सोने की खदान में भी जो पैसा वाले हैं उन्हीं का होता है, वरना KGF फिल्म में भी देखिएगा ना, काम तो करते हैं सब सोने की खदान में और जिंदगी जीते नरक वाली मजदूर सब। एक कहते हैं कि नहीं, सोने की खदान में कि बेटियां ब्याह दी उसने पीतल की बालियों में, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। तो ऐसा नहीं है कि सोने के खदान में काम कीजिएगा तो बहुत है। ये कैपिटलिस्ट जो चीज होती है ना, तो कुछ लोगों के अंडर में चली जाती है कंट्रोल। कैपिटलिस्ट कुछ चीजों के अंडर में चली जाती है, इसमें कंपटीशन रहने का जरूरी है। जब हम लोग ऑनलाइन नहीं थे ना, तो जितने कैपिटलिस्ट थे लोग ना, इतना महंगी महंगी फीस रखे थे ऑनलाइन में भी। आज वो 50% का तिरपाल टांग के घूम रहे हैं, बड़का ऑफर 50%। तो कैपिटलिस्ट लोग को कंपटीशन होना जरूरी है, और वो हर छोटी सी छोटी चीज को खरीद लेना चाहते हैं ताकि उनको कोई आगे जाके कंपटीशन नहीं दे सके। हमारे पास भी आया था। हमारे यहाँ क्या है ना कि अगर वन चाइल्ड पॉलिसी लगता है ना, तो उसका सबसे बड़ा डीमेरिट क्या होता है कि उस वन चाइल्ड पॉलिसी लगने के 30 साल के बाद जितनी संख्या युवाओं की होती है उतने बूढ़े हो जाते हैं। जबकि हमारे यहां अभी वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं है, तो देखिएगा बूढ़े लोग बड़ी कम मिलेंगे और ज्यादातर क्या मिलेंगे, युवा मिलेंगे। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वर्किंग यंग जनरेशन कहां है, भारत। चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लाया था, 30 साल में उसको समझ में आ गया कि बहुआ हमारे यहां खाली बूढ़े बचल है सब। समझा गया? अब बूढ़े लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी ज्यादा मायने रखता है, उनका वृद्धा पेंशन होना चाहिए। बूढ़े लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ज्यादा उन पे बीमारी वगैरह ज्यादा पड़ते रहते हैं। आप लोग जवान आदमी बीमारी कितना पड़ता है, नॉर्मली तो नहीं पड़ता है जब तक कोई बड़ा वो ना हो। तो हम लोग को भी वन चाइल्ड पॉलिसी हमको नहीं लगता है कि इतना कठोरता से भारत में लागू हो पाएगा, क्योंकि चाइना में एकदम कठोरता से लागू हो गया था, क्योंकि वहां कम्युनिस्ट है, ज्यादा बोलिएगा उड़ा देगा। अलीबाबा कंपनी एशिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी जैक मा गायब कर, किस जेल में रखा, कहां किया, कंपनी कहां गई, क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता चलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चाइना का रूल अलग है, हमारे यहाँ लोकतंत्र और हमारे यहाँ जनसंख्या की जो सबसे मूलभूत समस्या देखेंगे वो कॉमन आपको मिलेगी। गांव में ज्यादा जनसंख्या मिलेगी, मतलब लोगों गांव में ना 3-4 लड़के एवरेज हैं, 4 लड़का एवरेज है। मतलब गांव में अगर किसी के यहाँ 4 लड़का है ना, तो उसको नहीं माना जाता कि ज्यादा है। शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो 2 ही है। गांव में भी अब जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन उस स्तर पे नहीं जिस स्तर पर शहर में है। तो पहला एक गांव और शहरी क्षेत्र का दिक्कत है, अंतर है। दूसरा शिक्षा, पढ़े लिखे लोग चाहे गांव में रहें या शहर में रहें, उनके बाल बच्चे कम होते हैं। जो नहीं पढ़ा है उसको लगता है कि हमारा पढ़ाई में खर्चे कौन सी लगल है, 7 गो 8 गो 10 गो। समझ में आएगी नहीं आ गया?
एक इसका रीजन है। दूसरा गरीबी। गरीबी ना एक होलसेल का चीज है, जिसके घर में गरीबी गाएगा ना वो अकेले नहीं आता है। एक मॉल में सुने बाई 1 गेट 1 फ्री, तो गरीबी एक ऐसा चीज है ना, बाई 100 फ्री मिलेगा आपको, उसके साथ बहुत सारी चीजें फ्री जाएंगी। गरीबी आएगी, एजुकेशन खराब करेगा। एजुकेशन गया, आपका बातचीत करने का तरीका खत्म हो जाएगा, डिसिप्लिन गड़बड़ होने लगेगा आपको रिश्तेदार लोग कटने लगेंगे, समाज के बुद्धिजीवी लोग आपसे बात नहीं करेंगे, आप हो जाएंगे संकुचित संकीर्ण विचारधारा के। तो गरीबी अपने साथ बहुत सारा बवंडर लेके आती है, तो ये बहुत बड़ा उटपटांग चीज है। तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या है जो जनगणना के लिए बैठ गई है, बस स्किल्ड की क्या है, कमी है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ज्ञान ज्यादा बांटता है सब। जैसे वो हमको कह रहा था सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे तो बिजनेस कौन करेगा। हम कहें कि बाबू तुम्हारा काम है बिजनेस, तुम सिखाओ बिजनेस करना, और इतना अच्छे से समझाओ कि लोग मोटिवेट हो नौकरी छोड़ के बिजनेस करें। ये तुम्हारी कमी है कि तुम बिजनेस को अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए, और ये हम लोग की है कि हम लोग शिक्षा को अच्छे से प्रमोट करके लेके चल गए। अब तुम ट्रक ड्राइवर से कहोगे कि जहाज उड़ा दो, ट्रक धीरे चलता है, तो कहां से उड़ाएगा। हमारा काम एजुकेशन है, हम बिजनेस सिखाएंगे, हमारा काम है एजुकेशन सिखाना। बिजनेस वाले बिजनेस सिखाओ भैया, हम लोग कभी रोकने गए हैं, नहीं रोकने गए। तो सिखाइए, सिखाने वाले की कमी है वहां पे, और जॉब वाले की जॉब है यहाँ पे। लेकिन सबको अधिकार है, आपको जहां जाना चाहते जैसे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं ना, तो आप जिंदगी का कुछ भी कीजिएगा ना, तो एक अशिक्षित से ज्यादा सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा। समझ में आएगी नहीं। एक ईंटा धोने वाला मजदूर को देखिएगा ना, 10 साल तक मजदूरी करता है, बोरा फाड़ेगा सीमेंट का, 5 एक का मसाला बना देगा, मिला देगा, उसको रख देगा, अब मिस्त्री को दे दे। जबकि मिस्त्री को देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं, सूता साउल से दीवार सीधा है कि टेढ़ा मिला देना है और जोड़ देना है। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान को आप मजदूर बनाइए, जैसे आप ही लोग में एक बात कहते मजबूरी समझिए कि किसी को मजदूरी में लेबर का काम करना पड़ेगा, 6 महीना में वो मिस्त्री का काम करने लगेगा, 2 साल के बाद वो ठेकेदारी ले लेगा, पैसा जमा करके 5 साल बाद को पूरा बिल्डिंग बनाने लगेगा, बैंक से फाइनेंस करके बिल्डर हो जाएगा, फिर घोटाला करके इंग्लैंड भाग जाएगा। तो एजुकेशन वाला रुकता नहीं है। तो चलिए आते हैं भारत का क्षेत्र समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पाकिस्तान तो अपना राष्ट्रीय गान चुरा के रखा है, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। अरे तुझे तो नहीं, तोरा पाकिस्तान कहाँ हो गया। इलामा इकबाल ने भारत में लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पूरी दुनिया हमारा दुश्मन रही है, सिकंदर से लेके कितना आया सब यहाँ पे, बाबर झाबर डाबर कुछ आया सब यहाँ से, क्या हुआ वहां पे। और उस ससुरा कहता है सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तुम्हारा दुश्मन कौन है रे ससुरा, तू नहीं यहाँ पे, तुरा पैदा हुए 100 साल नहीं हुआ, हमारे दादा से उम्र में छोटा है ये। पाकिस्तान, हम अपने दादा से कभी चर्चा करते थे पाकिस्तान के बारे में कि दादा पाकिस्तान ऐसा हुआ है, तो कहते दूर साला ओकरा का बतिया होता, हमरा से छोट बा उम्र में, का करी हमारे दादा घुसिया जाते, कहते वो हमरा से छोट बा उम्र में। और सही में पाकिस्तान हमारे दादाजी से उम्र में छोटा था। आगे बढ़ जाते हैं, कहे पाकिस्तान जब पैदा हुआ था मेरे दादाजी एमए किए थे उस समय, समझा गया। तो दादा मेरे पूरा भड़क जाते थे उसके ऊपर, कहते दूर। उस समय दादाजी जब देश का विभाजन हुआ तो विद्यार्थी रहे होंगे उस समय का। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं हम लोग के आगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। तो ज्योग्राफी आप भारत को ओवरऑल देख लिए, अखंड भारत भी देख लिए, ये यहां से यहां तक तो अखंड भारत देख लिए। अभी हम रहते हैं खंडित भारत में, और ये तो मध्य, ये वाला कौन भारत है, द्रविड़ भारत है, और ये वाला कौन सा है, त्रावणकोर है। कौन सा हो गया है, त्रावणकोर। तो यहां तक में तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है पर्वत, थेमेटिकल मैप देखना है। जो स्टूडेंट है ना, आज के वक्त के स्टूडेंट, इनके एक समस्या ये है कि इनको जिज्ञासा बहुत है, इसे बनना बहुत कुछ है, आगे कुछ करना है, लेकिन इनका स्तर जो है ना, मानसिक स्तर अब बहुत नीचे जा चुका है। अब ना ये मेहनत करना नहीं चाहते, बड़े बड़े सपने देख ले रहे हैं शॉर्टकट। अब ना एक ही बार अपना मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और ना ही कोई डिसिप्लिन, बहुत हद तक मतलब एक अनडिसिप्लिन भी अब देखा जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे क्लैश हो जाना,
तुम इधर घसको, तुम उधर बैठो। यार ये आप एक बड़े अब आ चुके हैं आप कंपटीशन की दुनिया में, अब चीजों को चेंज करना पड़ेगा आपको। पटना में जीवन बिताने के लिए आए हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है। आप लाइफ में ना हर जगह पे तकलीफ है। दुनिया में जितने बड़े लोग को देखिएगा उसको बड़ा तकलीफ है, क्योंकि बड़का तकलीफ छोटका को दे देंगे तो हालत खराब हो जाएगा। तो आजकल लड़का सबको पता नहीं कहां चला गया, बिना मतलब के चीजों पे हो जाता है। लड़की से भी झगड़ लेती है सब छोटे छोटे चीजों को लेकर। वो तो हम इतना डांट बोल के रखे रहते हैं, उनको पता है लड़की को कि गलती किसी का है, हम ही को सुनना है। दो को झगड़ा करेगा तो हम किसी एक को नहीं बोलेंगे, दोनों को दो देते हैं। आर्मी में ये रूल होता है। अभी तो हम कम बताते हैं, आर्मी में ना अब अगर आप गलती की ना पूरी बटालियन सुनेगी, एक दो तो नहीं, पूरी बटालियन। तो सब एक दूसरे को डिसिप्लिन मेंटेन कराता है। अरे छोटा कहीं का, तेरे चक्कर में सब लोग जाएंगे लोग यहाँ। एनसीसी आर्मी का ही छोटा रूप है। आप एनसीसी की है, बढ़िया है। तो उसी का क्या है, छोटा रूप है। लड़ाई उड़ाई होगा तो चलेंगे लोग, आप लोग भी चाहिएगा पीछे से हथियार उथियार लेके। एनसीसी वाले जो तो है ना, उनको आइडिया रहता है कौन बंदूक है, इसे तो आप बंदूकें देख के नहीं पहचान पाइएगा। गोली तो बहुत छोटा चीज हो गया गोली। वो तो इतना गोली रहेगा कोनो पहुंचा देंगे, कहेंगे ये में ना फिट होगा रे भाई ये। चलिए अब हम लोग इससे पहले क्लास में आपको भी साउथ की मूवी मिली है ना, उसको ऑस्कर गाना को भी मिला है। आरआरआर का गाना था ना, नाटू नाटू, उसे मिला है ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर। और एलिफेंट विस्पर, हाथी वाले का जो एक शॉर्ट वेब सीरीज थी, उसे भी मिला है। साउथ इंडिया की मूवीज ना आजकल नॉर्थ इंडिया की मूवीज से आगे निकल जा रही है। भोजपुरी का तो छोड़ ही दीजिए इसको ऑस्कर के लिए, अभी तो इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है भोजपुरी वालों को यहाँ पे। तो भोजपुरी में तो पता नहीं, भोजपुरी की कहानी सब मिक्स रहती है एक दूसरे से, ऐसा लगेगा कॉपी पेस्ट हो रहा है। लड़का गंवार, लड़की पढ़ी लिखी आके अंग्रेजी बोलेगी, गांव में जीन्स पहन के घूमेगी, पूरा गांव में हल्ला हो जाएगा, हई का हो गया, हऊ का लो, बाद में हो जाए। भोजपुरी कहानी अजीब टाइप का सेट करता है। थोड़ी सी उसमें क्रिएटिविटी लानी चाहिए, पता चलेगा। वो भोजपुरी फिल्म में क्या देखा है, लड़की शहर से बियाह करके लाएगा, बरस करते रहेगी, है दतुअन का रे, हई का करते रहे, दतुअन हकाई। तो उसमें थोड़ा सा और क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है। यही सब चीजें थोड़ी सी चलती रहती है। में मसाला के आइटम जो 8-10 को मसाला मेन होता है, ओकरे उल्टा सीधा एन तेन करते रहता है आदमी, इधर से उधर करते रहिए, बनते रहेगा यहाँ पे। हाँ, तुम लोग को लड़की लोग को खाना बनाने आता है, खाली हुए एगो भुजिया प्याज लहसुन ये कुल जानती है सर। इडली बना लेती है लोग, ये सब चीज बढ़िया बढ़िया। खाली टाइम पे बैठे तो सीरियल में देखा करो कि क्या है रे सीरियल, सब बनाना सीखा करो। एक्स्ट्रा चीजें रहती हैं तो हमेशा काम आएगी यहाँ पे। ये सब लड़का लोग को बना लेता है, ठीक है। लड़कों का मजाक बनाती है लोग खाना बनाने में। आप लोग इतनी इतनी खाना बनाएगी, लड़का कहां बनाएगा? बियाह का पूरा खाना मजाक बनाती है। उसको बियाह खाना बनाने देंगे, बड़का कड़ा में अपने उलट जाएगा। लड़का लोग को अंडर एस्टिमेट करे। जितना बड़ा होटल देखिएगा, कौन से बड़ा भंडारा में 2-2 हजार आदमी का खाना। हाँ, आप ही लोग लड़की लोग बारात में कौन खाना बनाएगा? लड़का बनाएगा। सब खाना बात करते, लड़का सबका बेचती, वो भी हमारे सामने। लड़कों पर बहुत अत्याचार हुआ था, कोई बेचारों के बोलने वाला नहीं था, लेकिन अब हाँ। अच्छा, कोरोना, लड़कों पे अत्याचार भी बढ़ गया था। कोरोना ये सब आया तो उसके बाद हम कोरोना से पहले पढ़ा रहे थे, और ये जितना भीड़ इसमें देख रहे हैं ना, ऐसी भीड़ रहती थी पहले भी, बस ऑनलाइन नहीं थे। कोरोना में मजबूरी हो गया ऑनलाइन पढ़ाना। और शुरुआत के वीडियो देखेंगे ना, उतना हमको समझे में नहीं आता बनाना कैसे, ना लाइट है ना कुछ है यहाँ पे। लेकिन शुरुआत का जो मेरे YouTube पे देखेंगे, पहला वीडियो भी अगर आप देखेंगे ना, तो जिस ईमानदारी से उसमें बताए थे, जय हिंद समझा के चल गए थे, जय ही नहीं,
2 कट्ठा जमीन लिख दीजिए, आई कर दीजिए। को आके कुछ कहता है सब, हाँ, हमरा खाना खाने बुलाइए, आई करिए, आओ कीजिए, 2 कट्ठा जमीन लिख दीजिए। हम पहला शुरुआत से लेके लास्ट तक में दिखेगा ना, ये सब कभी नहीं बोला आदमी यहाँ पे। चलिए आगे समझते लोग। अभी कुछ दिन पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा विमान हादसा होने से पहले बचा था, 15-20 दिन पहले, वहां कोहरा छाया हुआ था, कोहरा, फॉग, और पायलट उतार दिया जहाज, रनवे जो होता है ना उसके बगल में, उसका एक चक्का रनवे पे था। जैसे ये रनवे है ना, यहाँ कर्नाटक का मौसम बहुत ठीक ठाक होता है, इसे रनवे है, जहाज उतारा ना, जजिया इसे उतारा था, मतलब बगल में उतारा था। एक वो चकवा रनवे पे था, एक वो घास पे, धर 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 लगा, बस एक तो इंजन जो है उड़ गया उसका। एनी टाइम होते रहता है नेविगेशन सिस्टम, लेकिन तो पिन पॉइंट आंख से तो उतारना ही पड़ेगा ना, वहां तो ले आके आपको नेविगेशन बता देगा या कि हाँ यहाँ तक है, उसके आगे दिखना तो चाहिए ना वहां पे। अब उसका एक वो चकवा चल गया खेत में, अब पूरा निशान बन गया, अब वही इंजन होता है, एक ठो इंजनवा लड़ गया, इंजने बंद हो गया, एक के इंजन लेके उड़ गया, वो हैदराबाद जाके उतरा। बहुत दिक्कत था, कोहरा वोहरा में दिक्कत होता ही है। आगे बढ़े। बाकी बेंगलोर आईटी सिटी है, फेमस है आईटी सिटी के लिए। बेंगलोर की राजधानी, सॉरी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ये नीलगिरी पहाड़ी, ये अन्नामलाई पहाड़ी और ये कार्डेमम की पहाड़ी, यह दोनों के बॉर्डर पे है, तमिलनाडु और केरल। और यहाँ पर पहाड़ी एरिया इतना बेहतरीन है, और ये हिमालय की तरफ बंजर पहाड़ नहीं है। 8,848, सोच रहा मर जाए आदमी जाने के टाइम, वहां हिमालय में मर जाते हैं लोग जाके, डेथ जोन है वहां पे। एक तो ज्यादातर मौत उतरने के टाइम होती है, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो चुका रहता है, और थोड़ा सा एक बार लेटते हैं आराम करने की, बर्फ का आंधी चलता है, दब जाते हैं उसी में। समझ में आएगी नहीं आ गया, बहुत दुर्दशा हो जाता है। तो यहां पर की जो पहाड़ी है देखिए, उसकी हाइट ज्यादा नहीं है, 1635, 2631, 2695 नॉर्मल पहाड़ी है। यहाँ पे आदमी चढ़ जाता है और बहुत सुंदर दृश्य दिखता है यहाँ से। तो यहाँ का सबसे फेमस जगह ऊटी, क्या है? ऊटी। नहीं दिखेगा इसमें, अब आओ मैं सोचोगे लोग ढाबा वाबा सब दिखाई देता, कहां से दिखाई देगा? ऊटी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ऊटी। बिपिन रावत साहब का हेलीकॉप्टर इसी में फंस गया था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां पर थोड़ी दूर पे जाने के बाद पहाड़ों के बीच में क्या हो गया था? फंस गया था वहां पर, और बादल के बीच में फंसने की वजह से धड़ाम से ले जाकर लड़ा दिया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां उसका रिपोर्ट क्या हुआ, पब्लिक ही नहीं किया गया। जैसे नेपाल में विमान क्रैश हुआ था तो उसका रिपोर्ट पब्लिक हो गया, तो हम डाउनलोड कर लिए, 2 दिन 3 दिन लगा हमको पढ़ने में तो टाइम लगा। अब हम लोग का कोई काम तो एविएशन का है नहीं, तो उसको पढ़ ओढ़ के आदमी रिपोर्ट बना दिया कि हाँ इसे गलती हुआ था, और इनका रिपोर्टे पब्लिक नहीं किया गया। नहीं तो इनका पब्लिक किया रहता तो हम भी बता देते पायलट की गलती थी, किसकी गड़बड़ थी। रिपोर्ट में तो जो भी थोड़ा बहुत जानकारी जिसको पता है टेक्निकल तो बता ही देगा। तो डिफेंस की चीजें उसको पब्लिक नहीं किया गया। हालांकि गड़बड़ी यहाँ एक थी कि जब भी पायलट को सख्त निर्देश होता है कि किसी भी एरिया में अगर पहाड़ है तो तुम हाइट पर उड़ो, लेंडे आके लड़ा दिया, पता नहीं कैसे। चलिए आगे का क्लास कल समझेंगे। ज्यादातर धार्मिक चीजों में ना वो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना। आप बहुत अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सबको देखे हैं कभी? हाँ, अच्छा, ये भगवान के पास जाके मांगता क्या होगा? भगवान कहते रो तेरा अभियोग अटल है, कहते नहीं होंगे तेरा अभियोग हट गया है। लेकिन इंसान की ख्वाहिश कभी नहीं होती है। आदमी के कमाने का शौक और औरत के सजने का शौक कबो खत्म नहीं होता। वो कितनों कमा लेगा ना, तो सोचे तनी और कमा ले, अरे पूरा भर देंगे कुछ देखे, अरे इधर खाली है, वो कांटी ठोक लेते हैं। अरे कांटी नहीं ठोक लेते, कुछ होता है। अरे फिल्म में देखो ना, एक ऊपर 8 को 9 को कांटी ठोक ले रहती है। अरे वो जूता में ठोकने वाला कटिया होता है ना छोटका, क्या रहता है? बिंदी रहता है।
बिंदी तो बीच में ठोका जाता है यहाँ। बिंदी बीच में ना होता है जी। अब अपना अपना शौक है। अब बताओ कौन पहले एक को छेदाती थी, अब पूरा छेदवा दे रही। अब घर वालों को क्या जाता है, 200 में छेदा जाता है। अब आप लोग को पहनाने पड़ता है। नहीं देखिए ना, काली है तो काली है। अच्छा लड़की सब नैहर में रहेगी सब तो खिलाल डल रहती है, नीम का लकड़ी। तो आप लोग का बिया होगा ना, अगर कोई कह दी खाली है, कहिए कोई बात नहीं 2 मिनट, और वही 3 का झाड़ू उड़ू का, झाड़ू का नहीं है, नीम का 3 का लगा। कितना सुंदर लग रहा है, पता ही सही लटका दो। चलो आगे समझते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी होता है। आप इससे नहीं, अच्छा आप ये लड़की लोग बताइए, लड़की लोग में नहीं होता है सजने उजने का शौक? होता है? नहीं होता है? चलो आप ध्यान से समझते हैं। उन लोग को ना, उनको ऐसा लगता है ना कि पुअर फैमिली में कि बच्चा अगर बड़ा हो गया, मतलब 18-19 साल का हो गया, वो सोचते हैं कि अब 17-18 पे कमा के हमको देने लगे, जबकि उस छोटी सी कमाई के चक्कर में उसकी पूरी जिंदगी रद्द हो जाती है। 3-4 साल और पढ़ा दे अगर जॉब के लिए तो वो सेटल हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी ही जॉब। देखिए बात सरकारी प्राइवेट की नहीं है, आप जितना पढ़ लिए है ना, आपको सरकार, हम क्या कहते हैं, आपका यूपीएससी बीपीएससी कोई के छोड़िए ना, आप समझ कीजिए आपका कहीं ना होता है, एक बात बता रहा, लेकिन आप रुकने वाले नहीं है। अगर एक नॉर्मल आदमी किसी प्राइवेट कंपनी में भी अगर जाता है तो जहां रहेगा वहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आप लोग रुकने वाले नहीं है। इतना वर्सटाइल पढ़े हैं ना, जब आप इतिहास पढ़ सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हो गए इधर, वहां जाइएगा तो कहेगा सोच रहा ऊपर वाला सीनियर के पोस्ट में 6 महीना ना पढ़ ले, इसके जगह हम नहीं चले जाएंगे। तो पढ़ाई बस आपको जुनून देता है यहाँ पर, और सक्सेस तो होना ही है किसी ना किसी एक सेक्टर में। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो यूपीएससी के हैं आप यूपीएससी में ही हो जाएंगे, लेकिन वो खाली नहीं बैठेगा। वही आप देखिए अशिक्षा का अभाव क्या होता है। जो आपके घर में एक लेबर आते हैं लोग घर बनाने के लिए, वो 10 साल से क्या करेगा, बालू चालेगा, मसाला बनाएगा और मिस्त्री को पहुंचाएगा, ठीक है, 10 साल से, लेकिन खुद मिस्त्री नहीं बनेगा। अब हम आपको बोलते हैं मजबूरी बस, अगर आपको लेबर का काम करना पड़े किसी कारण बस, मान के चलिए आप बालू उठाएंगे, ये करेंगे, 6 महीना में आप मिस्त्री वाला सीख जाएंगे, और उसके 1 साल बाद ठेकेदार बनेंगे, उसके 4 साल 5 साल बाद एक बिल्डिंग बना के बिल्डर बनेंगे, फिर छोटे शहर से बड़े शहर में आएंगे, फिर दिल्ली में जाके बड़का अट्टालिका खड़ा करेंगे। क्या है भैया, तो भूतिया बंगला जो भी खड़ा करते। शिक्षा का यही फर्क पड़ता है। लेकिन लेबर में देखिएगा ना, वो 5 साल 7 साल से वही काम कर रहा है, समझे ना। तो वो शिक्षा क्या है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको मतलब ना संतोष करने नहीं देगी, और होना चाहिए और होना चाहिए। यहाँ पे समझ में आएगी ना क्या, ये सब चीजें, इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी। इससे कभी मत भागिएगा लोग। यहाँ पर थोड़ा 2 रोटी कम खाइए लेकिन पढ़िए, क्योंकि अगर 2 रोटी कम खा के पढ़ भी लिए तो जिंदगी भर ये कम नहीं खाना पड़ेगा, फिर समय आएगा आप दूसरे को खिला सकते हैं। लेकिन अभी सोचिएगा अशिक्षा के रास्ते पर चले जाए तो बहुत आगे नहीं जा सकते। आज भी सबसे ज्यादा दुकानें आपको किसी चीज की मिलेंगी तो कपड़े की मिलेंगी। आज भी आपके गांव में या आपके छोटे से कस्बे में अगर मान के चलिए 100 दुकानें हैं तो आप समझिए उसमें 40 दुकान तो कपड़े की होगी, बाकी 60 दुकान में मेडिकल स्टोर, गैस का दुकान, साइकिल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, फिर उसके बाद खाना पीना, स्ट्रीट फूड जाएगा। 40% दुकान आज भी आपके यहाँ पे किसकी रहेगी, कपड़े की रहेगी। समझ में आ गया। इन कपड़े की दुकान को चलने के लिए सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का है। हाँ, आप ही लोग से कपड़ा, आदमी के भरोसे कपड़ा का दुकान चल रहा है यहाँ पे, कोई याद नहीं रहता है कब खरीदना है कब नहीं। यहाँ पे उसको इतना ध्यान थोड़े रहता है। यहाँ पे वो कपड़ा पहनने के 5 मिनट पहले सोचता है जा प्रेस ना था। महिला को ना 1 हफ्ता आगे का मार्जिन लेके चलती है, ओहो इस फ्राइडे को ये हो जाएगा, अगले मंडे को ये हो जाएगा। तो सोचिए इसमें आप लोग को तो ये बात कहना चाहिए कि नहीं कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग हम लोग के भरोसे चल रहा है, आप लोग के भरोसे। और वो जो छोटका लड़का रहता है उस सबको वो सब झुंझुन्ना सब में वहां पे हर 2 साल पे उसका कपड़ा बदल जाता है।
नहीं, हर 6 महीना बड़ी तेजी से बढ़ता है वो। तो कपड़ा उद्योग के लिए भी महाराष्ट्र और गुजरात बहुत प्रसिद्ध है, कपास के लिए। पर्यटन के लिए भी अंग्रेज भी आए, समुद्र के लिए भी था। समुद्र से केवल व्यापार ही नहीं होता है, बल्कि समुद्र से मछली वगैरह भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाती है, जिससे कि क्या है ना कि एक अलग टाइप का मार्केट ही उत्पन्न हो जाता है, सी फूड मार्केट। जहां से कोरोना निकला था चाइना के वुहान के सी फूड मार्केट से, महाराष्ट्र में भी सी फूड मार्केट है। वहां पे एक अलग सा पूरा बाजारे लगता है वहां पे। अब महाराष्ट्र के नीचे, अब आगे महाराष्ट्र के नीचे बढ़ते हैं। समुद्र का होना विकास में बहुत बड़ी हेल्प कर देता है, ये तो समझते ही, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता है आपको समुद्र। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। और जिन राज्यों के पास समुद्र नहीं है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। होटल ही रहेगा, वो होटल रहेगा, एगो बेड दे देगा और कॉमन एगो दीवार पे 50 गो अलमारी ठोक देगा। आपका बेड नंबर 40 तो अलमारी नंबर 40, वहां सामान रखिए, चलिए 20-30 रुपया लगता है डॉर्मेंट्री का। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में या तो 20 रुपया के डॉर्मेंट्री पे सोते थे या 10 रुपया के प्लास्टिक पे प्लेटफॉर्म पे। सबसे महंगा किसी प्रेसिडेंशियल सूट, उससे महंगा कोई नहीं है। इस सबसे महंगा होता है प्रेसिडेंशियल सूट। 4 गो बेडरूम देगा, एक बड़ा सा हॉल देगा जिसमें आप 20-25 आदमी को मिला के बैठक कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग ले सकते हैं। बड़ा सा ऑफिस देगा वहां पे, खटाखट वहां पे आपको एक बटलर सर्विस देगा, आपके बगले में खड़ा रहेगा, कलम यस सर यहाँ पे, पेज लाओ यस सर यहाँ पे है, यहाँ पे फोन करो लगा लो, यहाँ पे खाना खाएंगे यस सर, खोलिए इसमें फ्रिज में सब खाना रखा हुआ है, दारू पियेंगे पूरा फ्रिज दारू से भरल। अरे बाबू इतने बड़ के लेवल पे बड़े होटल में जाइएगा ना। अभी हम कुछ दिन पहले मुंबई में गए, तो मुंबई के कमोबेश हर होटल को हम रहने के लिए किसी में ना गए, ट्राई करने के लिए। 3 दिन रुकना था, तो एक दिन ताज, एक दिन ट्राइडेंट, एक दिन ओबराय, 3 दिन में। अरे हमको रहने के लिए थोड़ी, हमको खाना बाहर जाके वड़ा पाव वगैरह खा लिया आदमी, वो सबसे लेकिन चेक करने के लिए क्या है, एक चीज कॉमन देखे, फ्रिज था उसके अंदर शराब रखा था, सब अजीब टाइप का था। यहाँ पे हम कहे जो पीता होगा वो यार उसका तो सारा फ्रिजे पी जाए तब तक। वहां मतलब समझिए अमीर लोगों के लिए ना ये एक दाल चावल जैसा हो गया, यार ये क्या भर दिया आप उसमें से बगल में पानियों पीने का आदमी का मन ना करे। देखिए आप सिंपल समझिए, जो चिकन मटन नॉनवेज नहीं खाता है ना, उसको नॉनवेज अजीब लगेगा। हालांकि जो खाने वाले के लिए कॉमन चीज है, सेम वही शराब के साथ भी नहीं पीने वाला अजीब लगता है। ये जा यार तुम यार, तो एक तो तुम ऐसे ही गिना दिया है। वो सब चीज मुंबई में ये सब कॉमन है। मुंबई में नहीं, रईसी आती है ना तो लोग अपना जमीन भूल जाते हैं, और फिर वही जब तनी सा रईसी डाउन होगी ना तो डिप्रेशन में चले जाएंगे ना, अब क्या होगा मेरा। हाँ, जमीन पर पैर रखिए, गिरने का कभी डर नहीं सताएगा। नहीं समझ आया? बात करते लोग शराब पीने लगेंगे। अरे बढ़िया गर्मी का दिन आया, बेल का जूस पियो, में आओ सत्तू पियो, दारू पिएगा। भारत में अभी ये जो नक्शा देख रहे हैं ये अखंड भारत है। इस नक्शा को ध्यान दीजिए, यहाँ पर है अंडमान निकोबार, यहाँ पे है अंडमान निकोबार, ये म्यांमार है। हम लोग का ये अखंड भारत, म्यांमार भी अखंड भारत में, ये बांग्लादेश, ये भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ये तो हमारा ही है, ये अफगानिस्तान, ये पूरा का पूरा अखंड भारत। क्या ये अखंड भारत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अखंड भारत। अखंड भारत के बाद अब आगे समझते हैं। अखंड भारत में तो अब हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो हैं खंडित भारत में। समझ में आगे कि नहीं आ गया? हम लोग किसमें है? खंडित भारत में। हमसे अफगानिस्तान अलग कर दिया अंग्रेजों ने, पाकिस्तान अलग कर दिया अंग्रेजों ने, नेपाल बहुत पहले इसी अलग हो गया था, भूटान बांग्लादेश से अलग कर दिया, म्यांमार अलग कर दिया। अंग्रेज जहां भी जाते हैं वहां पे उस जगह को जब वो छोड़ के आते हैं तो उस जगह को बर्बाद कर देते हैं, और प्रेम से बर्बाद करेंगे, अपने आप को ऐसा साबित करेंगे कितने शरीफ हैं सब। अफगानिस्तान की धज्जी उड़ा दिया सब, लीबिया को बर्बाद कर दिया सब, सीरिया में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, अफगानिस्तान का हाल वही हो गया, ईरान के पीछे हाथ धो के पड़े हैं सब, वियतनाम को बर्बाद कर दिया सब, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में आज तक लड़ाई लड़वाया सब। ये जानबूझ के करते हैं। अफगानिस्तान से जब अमेरिका गया ना तो यहाँ हथियारों का गोदामें छोड़ के चला गया, हथियार का गोदाम,
अगले 10 साल तक तबाही मचाने के लिए, क्योंकि इस हथियार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ये एरिया हमेशा अशांत रहेगा। तो ये एरिया को क्या कर दिया, अशांत कर दिया, ताकि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार को क्या खरीदना पड़ेगा, हथियार खरीदना पड़ेगा। और हथियार बेचेंगे सब, कौन चाहिए हथियार बेचेंगे सब, तो क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10 रुपया का हथियार छोड़ दो, फिर आपको 10,000 का हथियार बेचना पड़ जाएगा। जैसे हम चीनी छिड़क दें और उसके बाद कहें कि चींटी मारने की दवाई ले लो, चींटी मारने की दवाई, तो एक तरीका चीनी छिड़के का थे 10 रुपया का चीनी, 1 किलो चीनी छिड़क दो चारों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा देखता है ऐसे जैसे लगता है ना चीनी नहीं सुना है। शुगर केन का गन्ना जो बनता है ना, शुगर चीनी, ये भगवान चीनी क्या होता है, लोल कहीं का, सब ही आगे फरचीन बनता है सब। ध्यान से समझिए। तो वही उसने भी यही किया, यहाँ पर आके हथियार छोड़ दिया सब। यहाँ पे हथियार छोड़ने के बाद अभी बताओ वो हथियार से लड़ाई कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान परेशान है, टीपीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और पाकिस्तान का अशांत रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। आपका पड़ोसी अगर दलिदर होगा ना तो आपके घर में ज्यादा झांकेगा, हे भगवान नया स्कूटर किनाइल हो बेटिया के, स्कूटी किन ले, हमार बेटिया वहीं जाती है, ये भगवान हमारी घरे कब स्कूटी आई। तो पड़ोसी अगर ज्यादा दिक्कत में रहेगा ना तो आपको ज्यादा टॉर्चर करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो के घर स्कूटी रहेगा तो यो कह देखो एक स्कूटी आ गई, हमरो स्कूटी आ गई। मतलब पड़ोसी से तो हमेशा डिस्टरबेंस रहता ही है, एशिया में खास करके, पूरे एशिया महाद्वीप का, हम यूपी बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे महाद्वीप का बात कर रहे हैं। हम लोग को पड़ोसी से बहुत दिक्कत होता है। लोग को भले लगेगा पाकिस्तान, अरे हमारा पाकिस्तान था, मेरा, हमारा, हमारी खेत में कोई चिचिन पार के चल जाएगा, खेत किसी दूसरे का नहीं हो जाएगा, लेके आएंगे हम यहाँ पे। वैसे भी हमारे यहाँ मुकदमा बड़ी लंबा लंबा चलता है। अगर नहीं होता तो हमें क्या जरूरत थी? हमारे लिए सबसे ज्यादा जो सेना का खर्चा होता है वो मेनली इसी को ध्यान में रख के होता है। ये ससुरा हमेशा नौटंकी करते रहता है। समझ में आएगी नहीं? अगर ये रहता हम लोग के साथ, झमेला ही नहीं था, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। आवाज तो ठीक ही जा रहा है जी, आवाज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग, मेरा आवाजिए उतना खराब है तो तुमको उसमें फिल्टर लगा रहा है? अरे आवाज, ओहो, मेरा आवाजिए खराब है भाई, लाइव कर रहे थे, आवाज झंझनाहट है, वैसा ही गला है मेरा, झंझनाहट वाला आवाज। देखो ध्यान से, तो पाकिस्तान के बर्बाद हो गया यहाँ पे, इसके कई कारण थे, ठीक है, इसका एक अलग टॉपिक है, इस पर हमने यूट्यूब पे एक पूरा अध्ययन करके पूरा अच्छा से समझा के बता देंगे कि पाकिस्तान ने 70 सालों में क्या गलती किया। हर 5 साल में उसकी एक गलती गिना देंगे कि 5 साल में सबसे बड़ी गलती क्या थी। समझ में आ गया कि नहीं गया? हम लोग के साथ भी बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। जैसे अगर विगत वर्षों में देखेंगे हम लोग के साथ, तो हम लोगों ने कोरोना को अच्छे से आकलन नहीं कर पाए, ये हमसे गलती हो गई। लेकिन हम इस गलती को डायरेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि कोरोना हम लोग के लिए नया था, सोच रहे हम लोग को खुद नहीं पता था कि इतना जान ले लेगा। लेकिन आने वाले समय में 10 साल बाद आने वाली पीढ़ियां हम लोग को जिम्मेदार ठहराएगी कि यह पीढ़ी जो 2020 से 22 तक वाली पीढ़ी थी, इसने कोरोना का असेसमेंट अच्छा से नहीं किया था। हालांकि हम लोग, लेकिन झेले तो हम लोग थे, सोच रहा हम लोग को ना पता है क्या बुरा हालत था, पता ही नहीं चलता था। सोच रहा सामने वाला आदमी रिश्तेदार है कि कोरोना बन के घूम रहा है, आदमी दूर रहो भैया, नमस्कार, दूरे से ठीक रहो आप। वैसे ही उसकी हर 5 साल पे बड़ी गलती क्या क्या हुई थी उस पर एक तो वीडियो बना देंगे, वहां के लोगों के लिए वो ज्यादा जरूरी रहेगा। समझना क्या कि वो वीडियो हम लोग से ज्यादा जरूरी उनके लिए रहेगा कि आने वाले समय में वो गलतियां न करें। लेकिन अब खत्म हो चुका है कहानी। उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उत्कल। उससे भी पुराना नाम कलिंग था। आपको पता है अशोक के समय तो इसका नाम कलिंग ही था। मारा था अशोक, रद्द करके रख दिया था कलिंग को लाल कर दिया था, इतनी बड़ी युद्ध लड़ी थी। इसी के बाद अशोक महान बन गया, उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया। ठीक हुआ कि अशोक का कहानी पुराना था, वरना लोग अशोक को भी वैसे ही बदनाम कर देते जैसे महात्मा गांधी को बदनाम किया था कि अरे क्या किए थे महात्मा गांधी, लाठी उठी तो लेके घूम रहे थे। सेम काम जो महात्मा गांधी ने किया वही काम अशोक ने किया था। अशोक की कहानी कलिंग की लड़ाई के बाद ही प्रारंभ होती है। उससे पहले तो अशोक को अपने बाप दादा से जागीर में मिली थी चीजें। कौन सा अशोक ने साम्राज्य स्थापित किया था? अशोक का बाप था बिंदुसार, उसका बाप चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादा ने थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो विरासत में तो मिली थी। अशोक की जो भी चीजें हम महानता में पढ़ते हैं वो उसके अहिंसा अपनाने के बाद ही पढ़ते हैं। बाकी साम्राज्य तो उनके बाप दादाओं से मिला था उसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक हुआ कि उस समय बहुत प्राचीन था, और नहीं तो सेम जैसे गांधी जी को लोगों ने
ऐसा बरगला दिया। वो लोग गांधी जी के ऊपर ज्यादा सवाल उठाते हैं जो अपने गांव के मुखिया से नहीं कह सकते हैं कि तुम राशन कार्ड काहे फर्जी बना रहा है, काहे तुम इसमें डंडी मार रहा है राशन देने में। समझा कि नहीं? जो मुखिया से नहीं बात कर सकता है वो उस इंसान पे उंगली उठाता है जो गुलाम भारत में जाके, इंग्लैंड में जाके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड के सामने मीटिंग छोड़ के आया है। आपको विधायक बैठा लेगा ना, अरे विधायक छोड़ो, थाना में बैठा लेगा, 2 सिपाही बैठो तो ना भागल जाएगा आपसे। 2 सिपाही बैठा लिया ना थाना में, नहीं भाग पाएंगे आप यहाँ पे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनल्ड प्रधानमंत्री के साथ इंग्लैंड में जाके कह दिए थे कि नियम गलत है, छोड़ के चले आए थे। लोग गरिया देते हैं गांधी जी को। असल में गांधी जी के मानने वाले भी गांधी जी की तरह अहिंसावादी, इसलिए लड़बो नहीं करते हैं। समझ में आ गया? वो भी कहते हैं अरे छोड़ो यार, इसको क्या समझ में आया। बाकी जिन लोगों की हिस्ट्री पढ़ाए उनको तो समझ में आ गया होगा गांधी जी के बारे में। तो उत्कल पुराना नाम उड़ीसा का क्या था? उत्कल था। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। ये एरिया उड़ीसा समझ में आ गया। उड़ीसा तो बहुत प्राकृतिक आपदाओं को इतने अच्छे से हैंडल किया जिसका कोई हद नहीं। बंगाल, अब देखिए जो हिस्सा विभाजन पंजाब का हुआ ना, जैसे वैसे ही किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल बांग्लादेश बन गया। मतलब बंगाल का वह हिस्सा जो एक समय पर पूर्वी बंगाल हुआ करता था, वो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान हुआ, और वो पूर्वी पाकिस्तान आगे जाके क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी के समय 1972 में, 71 की लड़ाई के बाद 72 में उसे मान्यता दे दी गई। पाकिस्तान मान्यता ही नहीं दे रहा था, करत न दे तो हम। अब भारत मार के कूच दिया है। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, भारत मारा, रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान का हम मान्यता ही नहीं देंगे। तो भारत ने ना पाकिस्तान के 93,000 गधों को पकड़ा था। भारत ने 93,000 2 पैर वाले गधों को पकड़ा था भारत, और दिन भर चारा खाते थे सब यहाँ पे। तो 93,000 पाकिस्तानी गधों को हम लोग पकड़ा था, जिसे पाकिस्तान फौज कहती है। जिसे हम लोग गधा बोलते हैं ना, उसको पाकिस्तान लोग क्या कहती है? फौज कहते हैं, फौज। सोचिए कितने निठल्ले हैं पाकिस्तान वाले कि 93,000 फौज हम लोग पकड़ लिए थे, नहीं छोड़वा पाए सब। हम लोग ने एक अभिनंदन को छोड़वा के ला दिए एकदम। कितना अच्छा अभिनंदन को पहुंचाए थे सब, अभिनंदन को पकड़ के यहाँ पर कि चलिए चलिए चलिए। खैर उनको पता है दामाद की इज्जत होती है, तो भारत के लोगों को पता है कि दामाद की इज्जत किया जाता है। तो विंग कमांडर अभिनंदन को बहुत अच्छे से पहुंचाया गया था। तो पहुंचाना भी चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ तो परंपरा है, गरीब हो या अमीर हो, दामाद की तो इज्जत होती ही होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात करते हैं सोच रहे हैं हमसे पाकिस्तानिया जरल रहता है सर, हमको देखना नहीं चाहता है सर। हाँ, तो हम देखना ही नहीं चाहता। तो नेत्रदान कर दो, कौन मना किया है? दे दो, दान दे दो, नेत्र को अपना नेत्र दान कर दो। नहीं देख सकते हो तो अजब हाल है, नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे आगे बढ़े तो 93,000 पाकिस्तानी गधे जो थे वो पकड़े गए, जिसके पाकिस्तानी फौज कहा जाता है। अब भारत कहा कि अगर तुम इसको मान्यता नहीं दोगे ना, तो तुम्हारे 93,000 गधा सबको ना मार मार के रद्द कर देंगे। तो पाकिस्तान को कहना पड़ा ठीक है, वो मेरा देश नहीं है, वो बन गया बांग्लादेश बन गया। तो काफी लंबा इतिहास रहा भारत का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बंगाल क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान, उसके बाद क्या बन गया? बांग्लादेश। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?